मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, आ रही है, वॉइस आ रही है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी थे, वो वाला देखा था। अगला जो है, कुछ बाहर से कुछ लोग आएंगे, खासकर यूरोप से, और वे एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये लोग इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा अच्छा लगता था इन्हें जानना, और इसलिए इन्होंने इंडियन कल्चर से कुछ सीख के एक सोसाइटी डेवलप की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसका मेन पर्पस था कि कैसे इंडियन कल्चर को यूरोपियन कल्चर और अदर जो कल्चर है उसके साथ जोड़ा जाए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इनके अंदर अभी भी इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग है। और ये चाहते हैं कि इंडियन को फ्रीडम मिले, साथ में ही इन लोगों को बहुत सारे जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो भी मिलने चाहिए। ये सारा भी इसका पर्पस है, लेकिन रिलीजियस वे में रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। और इसको जो इस्टेब्लिश किया 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसके जो फाउंडर है मैडम ब्लॉटवेस्की, ये सारे बाहर के ही हैं। मैडम ब्लॉटवेस्की ये काफी इंपॉर्टेंट सोसाइटी, और कई बार पूछा जाता है कि भाई इसके फाउंडर कौन है, कोई इंडियन है, कोई और है। और साथ में ही कर्नल अल्फर्ट, वो भी इससे जुड़े हुए थे। कर्नल अल्फर्ट, ये 2 पर्सन थे जिन्होंने इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। और इस सोसाइटी में क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की जो भी अच्छी चीजें थी उनको साथ में लेके आया। जैसे हमने देखा ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय ने एस्टेब्लिश किया, वो भी कहीं ना कहीं इसी की तरह था। ब्रह्म समाज में भी बोला कि जो रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में जो अच्छी चीजें उन्हें हम लेंगे, और जो खराब चीजें हैं उनको हटाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इन्होंने सारी चीजें, अच्छी चीजें इंक्लूड करी, तो बहुत सारे इंडियन लोग भी इस सोसाइटी के साथ जुड़े। इन लोगों ने जूस रिलीजन और साथ में हिंदू रिलीजन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या बहुत सारी चीजें जो इनके साथ मिलती थी, उन सब होल को एक साथ लेके आए। इसमें जूस रिलीजन भी था, हिंदू रिलीजन भी था, साथ में बौद्ध, जैन, ये सारे रिलीजन का इंटीग्रेशन इन लोगों ने किया। और धीरे धीरे इन लोगों ने अपना एक हेडक्वार्टर भी स्टेब्लिश किया, और हेडक्वार्टर जो इनका बना साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में मद्रास, जिसे अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास, और इसे पहले ये लोग कहते थे आडियार। आडियार का मद्रास या चेन्नई, सब एक ही निकनेम है। तो यहाँ पर इन्होंने ये अपना इस्टेब्लिश किया। और शुरुआत में इन लोगों का इंडिया में जब बेस नहीं था, तो उस टाइम ये लोग यूएसए से ऑपरेट करते थे, न्यूयॉर्क से। और इस सोसाइटी में एक बड़ा चेंज तब आया जब ये लोग, जो मैडम ब्लॉटवेस्की जो इसके लीडर हैं, उनकी डेथ होती है, और एक वुमेन जिसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट काफी ज्यादा फेमस है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए। एनी बेसेंट ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए कई बार गांधी जी और हमारे जितने भी लीडर हैं उनके साथ मिलकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन्होंने खुद बोला कि भाई इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये एक्टिव रूप से शामिल थी। बहुत कम लोग यूरोप के थे जो लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से एक थी एनी बेसेंट। और जब ये इंडिया में यहाँ की हेड बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए। और इन्होंने बनारस में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी स्टेब्लिश किया,
जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एक हमने हिंदू कॉलेज देखा था जो राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में एस्टेब्लिश करवाया था, लेकिन इसका नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जैसे ही नाम आ जाए तो ये एनी बेसेंट ने एस्टेब्लिश करवाया, और सिर्फ हिंदू कॉलेज नाम हो जाए तो किसने एस्टेब्लिश करवाया? राजा राम मोहन रॉय ने। दोनों ने एक तरीके से इन दोनों कॉलेज को एस्टेब्लिश करवाया। और फिर इसका फायदा इंडियन लोगों को क्या हुआ? हमें थोड़ा अच्छा लगा कि कोई यूरोप वाला हमारे कल्चर की तारीफ कर रहा है। तारीफ करेगा तो हमें थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन लगेगा कि भाई चलो हमारा कल्चर इतना भी खराब नहीं है जिसके ऊपर हम लोग ऐसे कहते थे। जो सेल्फ मोटिवेशन आएगा तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट में ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और हमें भी लगेगा कि हाँ भैया हम भी दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी एक वैल्यू है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है। तो ये सारी चीजें लोग हमको बोलेंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी में कोऑपरेशन के साथ साथ नेशनल मूवमेंट को और ब्रिटिश के खिलाफ जो हमने एक तरीके से रिवॉल्यूशन करना चाहते थे उसको भी काफी हेल्प हुई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में बस इतना ही था। बस कुछ चीजें बस याद रखना। ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि जितने भी रिलीजन है सबके गोल को एक साथ इंटीग्रेट करके एक साथ लाना, और फिर उसके साथ यूज करके कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर में, नेचर में एक पॉजिटिव चेंज लाना। और इसके जो एस्टेब्लिश हुआ 1875 में, और मेन हीरो जो इसकी है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कहीं ना कहीं इंडिया में सारी चीजें अच्छे लेवल पे करवाई। अगला जो सोसाइटी है वो है प्रार्थना समाज। हम लोगों ने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। ब्रह्म समाज से एक जुड़ा हुआ पार्ट था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है ये एस्टेब्लिश हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं वही चीजें थी जो ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई थी। 1867 में ये एस्टेब्लिश हुआ। बस ये लोकल लेवल की थी, ब्रह्म समाज एक नेशनल लेवल का मूवमेंट था, बस इतना ही डिफरेंस है। पर चीजें वही हैं। जो ब्रह्म समाज की चीजें हैं वही इसका गोल है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को रिलीजियसली इतना टॉलरेंस बनाए कि हमारी सोसाइटी बहुत सारे जो नेगेटिव चीजें हैं, सती सिस्टम हो, विडो रीमैरिज हो, चाइल्ड मैरिज हो, इन सारी जो हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें हैं उनको कैसे खत्म किया जाए और कैसे प्रोग्रेसिव चीजों को हम लोग अपनाएं, ये इसका एक तरीके से इम्पोर्टेंट होता। और केशव चंद्र सेन यहाँ भी हमें दिखाई देंगे। केशव चंद्र सेन इसको एस्टेब्लिश करने में जो यहाँ के लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे। केशव चंद्र सेन का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी होता है, एक अच्छे रिफॉर्मर है और साथ में अच्छे एजुकेटेड थे, तो कहीं ना कहीं हर बार ये आई जाते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने, उनके एक दोस्त थे, उनके साथ मिलके प्रार्थना समाज को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था आत्माराम पांडुराम। ये मराठा के थे, आत्मा राम पांडुराम। तो इन्होंने ये एस्टेब्लिश करवाया और इनकी हेल्प की केशव चंद्र सेन ने कि भाई कैसे आप ये सोसाइटी एस्टेब्लिश कर सकते हो, ये सारी चीजें। और ये एक तरीके से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। और ये आत्माराम पांडुराम एक एससी वर्ग से थे, एससी कास्ट से। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो इन्होंने क्लियरली इस चीज को बोला कि भैया हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाया जाना चाहिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम के प्रति एक कैंपेन भी लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज किया, और साथ में ही गवर्नमेंट को भी बोला और हमारी सोसाइटी में भी एक तरीके से मैसेज दिया कि कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है और इसे जितनी जल्दी खत्म किया जा सके उतना अच्छा है। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज कर एक तरीके से कैंपेन लॉन्च किया। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई वुमेन को भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए। वुमेन को अगर एजुकेशन का राइट होगा तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी आएगी, और जेंडर इक्वालिटी आएगी तो फ्रीडम मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा। तो दूसरी इनकी जो चीज थी वुमेन एजुकेशन। और दूसरा जो राजा राम मोहन राय की जो बात थी कि विडो रीमैरिज होना चाहिए,
ये अच्छी चीज है क्योंकि इसकी वजह से सती सिस्टम को कहीं ना कहीं हम अबॉलिश कर सकते हैं और साथ में वुमेन को भी वो राइट दे सकते हैं जो एक तरीके से वो। इन्होंने एक और की कि भाई मैरिज की जो एज है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। मैरिज की एज एक नहीं होनी चाहिए, मैरिज की एज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी हमारे देश में उस टाइम हिस्ट्री के हिसाब से वुमेन के लिए जो मैरिज की एज है वो 16 ही है, लेकिन ये बोलते हैं कि 18 प्लस इसके आसपास हमें करनी चाहिए, तो उस सारी डिमांड को भी ये लोग रखते हैं। तो प्रार्थना समाज एक तरीके से जो लोअर कास्ट की हमारे कास्ट सिस्टम में शूद्र जिसे कहते हैं उसमें काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला कि भाई हमें सोशल रिफॉर्म में कास्ट सिस्टम को नहीं भूलना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है जिसमें अभी तक हमने देखा हो कि कास्ट सिस्टम की बात की हो, लेकिन ये लोग कास्ट सिस्टम को हटाने की बात करते हैं कि उसे अबॉलिश करना चाहिए। साथ में ही ये लोग बोलेंगे कि भाई हम लोगों को एक चीज और करनी चाहिए जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी जो खासकर लोअर कास्ट के लोगों के साथ की जाती है या जिसे हम कहते हैं अछूत सिस्टम, तो ये अनटचेबिलिटी भी खत्म होनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा भी पढ़ाओ, आर्टिकल 17 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी के लिए प्रोविजन करता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश की जाती है। और इंडियन पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट भी बनाए हैं कि किसी को आप किसी की कास्ट से अगर बोलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर की जा सकती है, तो किसी को किसी की कास्ट से बोलना वो सही नहीं है, खासकर लोअर कास्ट को अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो भी इलीगल होता है या लॉ के अगेंस्ट होता है। ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में चलती हैं और उसका रीजन ये है कि इस अनटचेबिलिटी ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया खासकर लोअर कास्ट के लोगों को। और अंबेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम मेकर थे, तो उन्हें भी काफी ज्यादा लाइफ में ये सारी चीजें टॉर्चर एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ, तो वो इससे ज्यादा सेंसिटिव थे कि भैया ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें में लिया। तो ये इस प्रार्थना समाज के बारे में था। आगे एक और मूवमेंट आएगा, एक पर्सन है जो प्रोफेसर है और प्रोफेसर होने के साथ साथ उसके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग है और वो क्या करेगा, यूथ लोगों को जो एजुकेटेड है उनको साथ लेके आएगा। और ये एज अ प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के साथ ये सारी चीजें करेंगे, लोगों के साथ यूथ लोगों के साथ मिलकर कैंपेन भी लॉन्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया के नेशनल मूवमेंट को आगे प्रमोट किया जाए। कुछ पोएम लिखेंगे नेशनलिज्म वाली, प्राउड मूवमेंट वाली, और इनका नाम है हेनरी विवे डेरोजियो, एक और यूरोपियन हेनरी विवे डेरोजियो, ठीक है। ये एक और यूरोपियन है जो इंडिया में आएगा और इसी को मूवमेंट को एक और नाम से हम जानते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट आ जाए या हेनरी विवे डेरोजियो आ जाए, दोनों का सेम ही है, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और ये एंग्लो इंडियन है, मतलब है ओरिजिन का यूरोप से ही, लेकिन हम रहते हैं इंडिया में और इंडियन लोगों के साथ काफी ज्यादा फीलिंग, तो ये अपने स्टूडेंट को, यूथ को इकट्ठा करते हैं और फिर उनके थ्रू कुछ प्रोटेस्ट, कुछ रैलियां, ये सारी चीजें करवाते हैं और साथ में ही बहुत अच्छी अच्छी पोएम भी लिखते हैं। पोएम लिखने का इन्हें शौक था, लेकिन एक प्रॉब्लम इनके साथ थी, क्योंकि ये लोग यूथ है, साथ में ही इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इनका कनेक्शन नहीं है हमारी सोसाइटी के लोअर कास्ट के साथ या हमारी सोसाइटी के फार्मर के साथ। तो ये लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई मूवमेंट को अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक के साथ ज्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाए, तो इसलिए ये मूवमेंट ज्यादा टाइम तक चला भी नहीं और इतना ज्यादा इसका एक्सपेंशन भी नहीं हुआ कि भाई ग्रेट लेवल पर इससे इम्पैक्ट पड़ा हो हमारी सोसाइटी में। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने
वो सारी चीजें की जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी थी कि भाई यूथ को इन्वॉल्व करना। तो ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म मूवमेंट में कोई कमी थी, बस यही था कि थोड़ा सा लिंक करने में थोड़ा सा पीछे रहे। अगर ये लोग लोकल लैंग्वेज का यूज करते, कुछ लोकल हीरो को अपने साथ लाते, तो कहीं ना कहीं इनका जो मूवमेंट था वो और ज्यादा आगे बढ़ता। तो ये सारी चीजें, और ये क्या करते थे, और क्या करते थे, क्विज चला देते थे। आजकल कंपटीशन का क्विज होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे ये भी चलाते थे कि भैया क्विज के थ्रू भी थोड़ी इंफॉर्मेशन जाएगी। साथ में डिबेट के लिए कोई मंच बना दिया। ये सारी चीजें करके ये पब्लिक को अवे, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग जो एजुकेटेड थे और खासकर अपर कास्ट से थे, ज्यादातर जो एजुकेटेड लोग थे वो अपर कास्ट से हुआ करते थे, तो इनका बेस भी उसी कास्ट में रहा। और ये बोलते थे कि भाई जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, वही सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, ये सारी चीजों को अबॉलिश करना चाहिए। इसकी बात सब करेंगे, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जो इसकी बात नहीं करेगा। तो ये सारे जो मूवमेंट हमने देखे, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, बौद्ध, हिंदू, इस रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म थे वो सारी चीजें थी। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस रिफॉर्म को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है, देखो इनका मकसद था हमारी सोसाइटी में चेंज करना, कभी रिलीजन में चेंज नहीं करना, लेकिन हमारी सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट था या जो भी नेगेटिव चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से आती थी। तो विदाउट रिलीजन को चेंज किए या रिफॉर्म किए आप सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीजें हमारे उसमें हुई। और आप लोगों ने सब में एक चीज कॉमन देखी, पहला, वुमेन की राइट की बात हर जगह हो रही है, उसका रीजन है कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन वुमेन का ही किया जाता था। या फिर कास्ट सिस्टम की बात हो रही है कि भाई लोअर क्लास है उसका क्या होगा, वो भी हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो ये सारी चीजों पे ही फोकस किया गया। तो ये सारे मूवमेंट इंपोर्टेंट है, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, कई बार आपसे बस बेसिक चीजें पूछ ली जाएंगी, किसी एक मूवमेंट के बारे में बताओ, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एमसीक्यू में, या एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो मेंस में, उसमें पूछा जाएगा कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट का इंपोर्टेंस बताते हुए व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर नेशनल मूवमेंट। ये सारे क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए, मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या क्या थे। उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई बातें हैं, और वहां पर हमें लिखेंगे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान एक एजुकेटर थे, बहुत अच्छी एजुकेशन भी देते थे, और शुरुआत में बहुत बड़े नेशनल हीरो भी उनमें इन्वॉल्व थे। लेकिन बाद में उनकी थोड़ी सी थॉट में चेंज आता है, और उसका रीजन है उनके मन में ये फीलिंग आना कि भैया अब हम ब्रिटिश लोगों को नहीं हरा सकते। तो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, ये भी साथ साथ ही चल रहा था, और इसको एक तरीके से लीड किया सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान जी ने इसे लीड किया, और इनका काफी फेमस एक मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट। आप लोगों ने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई वो सैयद अहमद खान के द्वारा एस्टेब्लिश की गई, ब्रिटिश का थोड़ा सा सपोर्ट लेके। तो अलीगढ़ मूवमेंट ये इन्होंने ही चलाया था, और इनका मेन पर्पस था कि भाई हमारे उसमें थोड़ा सा चेंज आए। अगर हम देखें मुस्लिम की कंडीशन बिफोर ब्रिटिश, दो एंगल थे। बिफोर ब्रिटिश उनकी पोजीशन कैसी थी, और अगला स्टेप आफ्टर ब्रिटिश, जब ब्रिटिश लोग आए उसके बाद इनकी कंडीशन कैसे हुई, तो कुछ डिफरेंस हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात, बिफोर ब्रिटिश मुगल रूल चल रहा था, इसका मतलब मुस्लिम लोग एज अ रूलर थे, रूलिंग क्लास। पहली बात तो ये थी।
रूलिंग क्लास थे, इसका मतलब इनके पास पावर थी। दूसरा, ये अपर क्लास से बिलोंग करते थे, ये भी इनकी ज्यादातर पहचान थी, आइडेंटिटी थी इनकी। और इनकी जो लैंग्वेज थी, जो ये लोग यूज करते थे, वो थी अरबी और फारसी। ये दो लैंग्वेज जो मुस्लिम में मुगल टाइम पीरियड में भी यूज की जाती थी, वो इनकी लैंग्वेज। तो सैयद अहमद खान ने देखा कि अब मुस्लिम लोगों की काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है, रूलिंग क्लास वो बचे नहीं है, क्योंकि रूल अब कौन करने लगे हैं? ब्रिटिश। मुगल जो पावर है बहुत वीक हो गई और 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद नॉमिनल उनके पास जो पावर थी उसको भी उनसे हटा लिया गया। तो अब उनके पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं। तो सैयद अहमद खान चाहते थे फिर दोबारा से भाई मुस्लिम सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट हो। तो मुस्लिम सोसाइटी अब धीरे धीरे, एक और एक रीजन ये होता है, इनके साथ एक प्रॉब्लम और थी, रिलीजियस रूप से एक लैंग्वेज को फॉलो करते थे। और इसलिए जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लाए तो मुस्लिम सोसाइटी उसमें एजुकेशन में काफी पीछे रही। उसका रीजन था, एक तो ये रूलिंग क्लास थे, तो इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश की लैंग्वेज क्यों पढ़े। तो इन लोगों ने इंग्लिश में एजुकेशन नहीं ली, इस वजह से इन लोगों को जॉब भी नहीं मिली, और जब जॉब भी नहीं मिली तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी मुस्लिम सोसाइटी का एज कंपेयर टू अदर रिलीजन थोड़ा सा पीछे रह गया। तो उसके बाद इनमें थोड़ी सी एलिनेशन की फीलिंग आई कि भाई हम लोग इतना रूलिंग क्लास थे, लेकिन धीरे धीरे और जो रिलीजन के लोग हैं वो सोशल और इकोनॉमिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, हमें लेबर का काम करना पड़ रहा है, उनको सारी चीजें फैसिलिटी मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, और फिर इसी चीज को दूर करने के लिए, और 1857 का जो रिवॉल्ट था वो सारा ज्यादातर मैक्सिमम मुस्लिम लीडरों के द्वारा लीड किया गया था। तो ब्रिटिश लोग भी मुस्लिम लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। एज अ सोल्जर आर्मी में वो ज्यादातर है नॉन मुस्लिम सोल्जर को हायर करने लगे। तो एक तरीके से आर्मी से भी जो इनकी इनकम का सोर्स था वो भी खत्म हो गया। उस टाइम सैयद अहमद खान आते हैं और इन्हें लगता है कि अगर हमें अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो या अपने रिफॉर्म के लिए एक्ट बनवाना हो। तो सही सैयद अहमद खान का मेन गोल यही है कि कैसे मुस्लिम सोसाइटी का जो प्राउड मूवमेंट है वो फिर दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना मेन गोल चेंज कर दिया है कि हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म कैसे हो। तो इसके लिए वो चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन हो, और मॉडर्नाइजेशन का एक सबसे बड़ा जो मीन्स है वो है एजुकेशन। इन्होंने लगा कि भाई अगर हम लोग एजुकेशन लेंगे तो मॉडर्न होंगे, और मॉडर्न होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा होगा। और मॉडर्नाइजेशन का वेस्टर्न फिलोसॉफी से सीधा लिंक था। इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन आया वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलोसॉफी से आया। तो इस वजह से हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन तो देखो, वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म में डिफरेंस होता है, मैंने राजा राम मोहन राय वाले उसमें बताया था। वेस्टर्निज्म का मतलब होता है जब हम किसी भी ट्रेडिशन को बिना लॉजिक के एक्सेप्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट का कोई क्लॉथ हमने पहन लिया और हमें लगा कि हम मॉडर्न हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई जीन्स पहनता हो लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस ना हो, और हो सकता है कोई कुर्ता पजामा या सूट सलवार पहनता हो और उसके बाद भी वो मॉडर्न हो। मॉडर्न आइडेंटिटी का संबंध आपके थॉट से है, आपके लॉजिक से है, आप कैसे सोचते हो, आपका व्यू कैसा है, इससे मॉडर्नाइजेशन का रिलेशन है, ना कि वेस्टर्निज्म से। लेकिन इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की जो शुरुआत थी वो हम पे इम्पोज थी ब्रिटिश के द्वारा। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ कुछ वेस्ट की नेगेटिव चीजें भी हमारी सोसाइटी में आ गई,
और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो उनका कोई जरूरत नहीं था। और ये सब वेस्टेज वाले क्यों करना चाहते थे? उसका रीजन था उन्हें मार्केट चाहिए थी। जब तक वो हमारे थॉट में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो बेटिस का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे सक्सेसफुल होगा? तो इसलिए वो थोड़ा बहुत चेंज हमारी सोसाइटी में चाहते थे कि हम लोग करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन लोगों ने स्टार्ट की, और फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट, शुरुआत में सैयद अहमद खान ने खुद कोशिश किया कि चलो भाई हम सारी सोसाइटी में अपने रिफॉर्म लाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई आसान नहीं है रिफॉर्म लाना, तो इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। ब्रिटिश का सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ही अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये कुरान में तो बिलीव करते थे, लेकिन हमेशा एक चीज बोलते थे कि भैया कुरान तो अच्छी बात है कि कुरान में जो भी चीजें रखी है मैं भी मानता हूं, लेकिन अभी जो टाइम है उसके हिसाब से हमें कुरान में भी कुछ रिफॉर्म करने चाहिए। हम उसी टाइम के हिसाब से नहीं जी सकते कि भाई कुरान में अरबी फारसी लैंग्वेज का यूज किया है तो आज के टाइम भी हम उसी लैंग्वेज का यूज करें, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसी हिसाब से हमें अपनी लैंग्वेज और अपना एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था, मदरसे जो थे मुस्लिम रीजन में, वहां पर अरबी फारसी में ही अभी भी एजुकेशन दी जा रही है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। तो उसका ग्राउंड लेवल पर कोई यूज नहीं था, क्योंकि उससे ना तो बच्चे को जॉब मिल रही है, ना प्रैक्टिकली उसके थॉट में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भैया हमें थोड़ा सा ब्रिटिश की तरह ये सारी चीजें करना चाहिए। और ये बोलते भी है हज करना, मतलब आप लोग अगर किसी जर्नी पे जाते हो, या जकात बांटना, हज करना या जकात, जकात मतलब फ्री में किसी को कोई चीज देना, भंडारा या जो भी खाने का सिस्टम देते हैं हम लंगर, ये सारी चीजें ये बोलते थे ये सब छोटे लेवल की चीजें हैं। जकात करना या हज करना, इससे आप लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग स्वर्ग में पहुंच जाओगे। सबसे अच्छा गोल है आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करो एजुकेशन पर। एजुकेशन पे अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ह्यूमन बीइंग को फायदा होगा, और ह्यूमन बीइंग को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं अल्लाह भी तुम लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ये इनका मेन पर्पस था। और फिर उन्होंने 1875 में इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिश लोगों से लैंड मांगी। ब्रिटिश लोग भी इनकी हेल्प किए, क्योंकि उन्हें भी लगा चलो अच्छा है, कोई तो हमारे से हेल्प मांग रहा है और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनसे हेल्प मांगेंगे। तो इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो कॉलेज, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो एस्टेब्लिश की। अलीगढ़ एंग्लो कॉलेज ये इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया सर सैयद अहमद खान और ब्रिटिश के सपोर्ट से। और शुरुआती स्टेज में 1885 में कांग्रेस जब बनी तो पहले ये नेशनलिज्म की फीलिंग से काफी ज्यादा थे सैयद अहमद खान, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोग इतने ज्यादा एम्पावर है कि हम लोग कभी इनको हरा नहीं सकते। शुरुआत में इन्हें लगता था कि नहीं हम ब्रिटिश लोगों को भगा सकते हैं इंडिया से, लेकिन बाद में इन्हें लगा नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ये कांग्रेस के थोड़े से अगेंस्ट चले जाएंगे। और उसका रीजन ये नहीं है कि इन लोगों को कांग्रेस वाले से या नेशनलिज्म से लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर अब ये थॉट चला गया कि भाई हम लोग ब्रिटिश लोगों को नहीं डिफीट कर सकते, तो इसलिए उनके साथ ही रहना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस से सपोर्ट वापस लेंगे और साथ में ही कांग्रेस के अगेंस्ट भी कुछ चीजें बोलेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहेंगे कि आप लोग कांग्रेस से दूर रहो। उसका एक और रीजन ये था, अगर ये कांग्रेस का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग इनका जो मिशन था कि मॉडर्न एजुकेशन लाकर सोसाइटी में जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म लाया जाए, उस
रिफॉर्म को लाने में इन्हें काफी प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी एक रीजन था। तो धीरे धीरे ये कांग्रेस के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं और फेवर में किसके चले जाते हैं, ब्रिटिश के साथ नजर आते हैं। तो इसका रीजन मैन जो है उनके अंदर का थॉट्स है और थॉट्स में चेंज आना। और इसीलिए ये बोलते हैं सभी मुस्लिम को कि भाई आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहो। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब उस टाइम कांग्रेस जो नेशनलिज्म की डिमांड कर रहा था, फ्रीडम की बात कर रहा था, इससे इन्होंने दूर रहने को कहा और बोला जो भी प्रोग्राम कांग्रेस लॉन्च करे उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट मत करना। ये सारा चीज उनके मन में तब आया जब 1857 के बाद डिस्क्रिमिनेशन करने लगे ब्रिटिश। तो अगर उनसे कुछ फायदा लेना है तो थोड़ा सा अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप कांग्रेस के साथ भी काम करो और साथ में आपको ये लोग बोले कि हाँ भाई आप आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सैयद अहमद खान ने ये सारी चीजें अपनाई। तो उनका मीन्स तो सही है कि हाँ भाई हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो उनका मीन्स बस इतना ही है कि ब्रिटिश लोगों का फायदा लेके हम मॉडर्निज्म को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन गोल जो है कि भाई मुस्लिम सोसाइटी का रिफॉर्म करना, तो शुरुआती स्टेज में सही लगता है लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को थोड़ा सा वीक कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टिसिपेट ना करने की वजह से। तो फिर क्या हुआ, एक अलग एक एंगल बना। एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ है सैयद जी, ठीक है, सैयद अहमद खान कांग्रेस के अगेंस्ट है। और सैयद अहमद खान के अगेंस्ट एक और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम है देवबंद। देवबंद वाले जो लोग हैं ये इस बार बिल्कुल इनके अपोजिट बोलेंगे। ये बोलेंगे कांग्रेस के साथ आओ। अब क्योंकि देवबंद के साथ इसका कांग्रेस का पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए देवबंद वालों का सैयद अहमद जी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। उनकी और सैयद अहमद जी की नहीं बनेगी और इधर कांग्रेस और सैयद अहमद जी की नहीं बनेगी। तो सैयद अहमद जी की किसके साथ बन रही है, ब्रिटिश लोगों के साथ। इनके साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन, कांग्रेस के साथ इसका नेगेटिव। देवबंद के साथ क्योंकि ये कांग्रेस के साथ है, ब्रिटिश के साथ है नेगेटिव। तो ऐसा एक ग्राफ हमें बनता हुआ दिखाई देता है। चार पार्टी है। देवबंद भी एक तरीके से मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है, बस डिफरेंस ये है ये मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट चलाना चाहते हैं मुस्लिम रिलीजन में कुछ चीजें चेंज करके, मॉडर्न एजुकेशन पे नहीं, और मुस्लिम कल्चर को भी कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं। और ये सैयद अहमद खान से बोलते हैं कि आप मॉडर्न एजुकेशन लाके कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं तुम हार्म पहुंचा रहे हो। उल्टा ये सैयद अहमद खान जी के अगेंस्ट बोलते हैं कि तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम हमारे जो सोसाइटी है उसके खिलाफ कोई चीजें करो। तो ये सारी चीजें इसमें चलती, सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट और साथ में ही मॉडर्न एजुकेशन। और इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने, सैयद जी बोलते हैं कांग्रेस ने मेरे खिलाफ मूवमेंट को दबाने के लिए देवबंद का ओरिजिन करवाया है और देवबंद वालों को बोला है कि भैया आप लोग कहीं ना कहीं सैयद अहमद खान से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करो जिससे मुस्लिम लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो देवबंद जो मूवमेंट थे इसके जो फाउंडर थे, अगला जो मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी में होता है देवबंद, इसके जो फाउंडर थे वो थे अब्दुल रशीद गंगोई। अब्दुल रशीद गंगोई ये इसके एक फाउंडर थे और एक और थे कासिम ननोतवी। कासिम ननोतवी ये इसके दो लीडर थे। और ये लोग, इनका गोल क्या है, ट्रेडिशनल मुस्लिम कल्चर को
फिर दोबारा से इस्टेब्लिश करना। 1867 में ये देवबंद स्टार्ट हुआ और उसके बाद चलता रहा, लेकिन बाद में इन लोगों को भी समझ आ गया कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म करने के लिए बाद में ये लोग भी अपने आप, जो इनके नए लीडर आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये हमेशा मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी को प्रमोट करेंगे, मुस्लिम और हिंदी की यूनिटी, और साथ में जब भी कांग्रेस कोई मूवमेंट लॉन्च करेगी तो उसमें उसका सपोर्ट भी करेंगे। ये सारी चीजें इन लोगों की एक मेन बात थी। तो दो मुस्लिम मूवमेंट हुए, एक हुआ अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट और दूसरा देवबंद। देवबंद के बारे में बस इतना ही याद रखना कि ट्रेडिशनल चीजों पे बोल देता है, और सैयद अहमद खान थोड़ा वेस्टर्निज्म और मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करते हैं। अगले जो पर्सन है वो आएंगे अहमदिया। अहमदिया मूवमेंट, जिसे मिर्जा गुलाम अहमद नेक्स्ट मुस्लिम लीडर है, और मुस्लिम में भी कुछ क्लास होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा शिया सुन्नी। एक तो ये इस बेस पर डिवीजन होता है, सुन्नी जो होते हैं वो थोड़े से रिजिड होते हैं अपने रिलीजन को लेके, शिया थोड़े से लिबरल होते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़े लेवल पर चलता है इनके बीच। और इसी के लेकर अहमदिया, इंडिया में जो मुस्लिम थे उनको सऊदी अरब वाले या इराक वाले थोड़ा सा वीक मानते हैं, बोलते हैं कि इतने अच्छे मुस्लिम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग शिया हैं, थोड़े से लिबरल हैं, सुन्नी नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा वो लोग बेकार मानते हैं। और ऐसे ही एक मुस्लिम वर्ग था जिनको हम कहते हैं अहमदिया। अहमदिया जो क्लास है, ये भी चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ कुछ रिफॉर्म हो, तो अहमदिया मूवमेंट एक तरीके से लॉन्च होता है इसी क्लास के नाम पर। इसको जो हेड करते हैं उनका नाम है मिर्जा गुलाम मोहम्मद। मिर्जा गुलाम मोहम्मद ये इसको रूल करते हैं, और इसकी स्टार्टिंग फेज कब है? 1889 के आसपास ये स्टार्ट होता है। और इनका जो मेन पर्पस है अपने अहमदिया कम्युनिटी में रिफॉर्म लाना, ये इनका मेन पर्पस है। और ये एक और चीज बोलते हैं कि भैया नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटी की बात करते हैं कि हमारा इस्लाम कहीं हमें ये नहीं सिखाता कि हम लोगों को नॉन मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, जिसे ये लोग कई बार बोलते हैं जिहाद। जिहाद नहीं करना चाहिए। जिहाद एक मुस्लिम वर्ड है। जिहाद का मतलब होता है किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी नेगेटिव चीजें करना, या दूसरी कम्युनिटी को थोड़ा प्रेशराइज करना या डराना। या आप लोग हिंदू संस्कृति में जिसे एक और नाम से आता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, अगर कोई धर्म को लेकर एक तरीके से नेगेटिव फीलिंग रखता है या किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत करता है तो उसे ही हम कहते हैं जिहाद। लेकिन ये लोग जिहाद करने की बात नहीं करते, बोलते कि जिहाद नहीं करना चाहिए, जिहाद एक तरीके से गलत होता है। और इन्होंने एक और चीज बोली मिर्जा गुलाम मोहम्मद ने कि भैया मैं तो कृष्ण की तरह हूं। तो इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया कि मैं कृष्ण की तरह हूं। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटीग्रेशन हुआ। जब ये कृष्ण की बात करेंगे तो हिंदू लोगों को अच्छा लगेगा कि चलो भैया तुम कृष्ण की तरह हो तो तुम तो हमारे भी गॉड हुए। तो कहीं ना कहीं इससे यूनिटी भी प्रमोट होगी। और ये एक बुक भी लिखते हैं जो लिबरल एजुकेशन पर फोकस करती है मुस्लिम के थ्रू, मतलब कुरान से ही कुछ चीजें लेकर एक बुक लिखते हैं, और जिसका मेन पर्पस है ह्यूमैनिटी या ह्यूमन राइट है उनको एक तरीके से प्रमोट करना। वो पुस्तक का नाम है बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। तो ये मिर्जा मोहम्मद जी का ही
ये इनकी बुक है। और इसमें थोड़ा सा लिबरल एक्सप्लेनेशन है कुरान की। इसमें बोला जाता है कि भाई हम सबको कहीं ना कहीं ऐसा रूल इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन हो। तो आज आपने जितने भी हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने करा दिए हैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, कोई मूवमेंट समझ में नहीं आया हो, तो मैं दोबारा से उसको करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट हमने देखे और देखोगे कहीं ना कहीं ये सारे मूवमेंट रिलीजन से रिलेटेड ही है। पहले जो मूवमेंट देखे, अब मैं एक बार रिकॉल आप लोगों को करवा देता हूँ। सबसे पहला मूवमेंट हमने देखा ब्रह्म समाज, जिसको लीड किया राजा राम मोहन राय ने, और 1828 के आसपास वो स्टैब्लिश हुआ। और ब्रह्म समाज एक हिंदू रिलीजियस मूवमेंट था जिसमें वो सती प्रथा को अबॉलिश करने की बात करते हैं, चाइल्ड जो मैरिज है उसको अबॉलिश करने की बात करते हैं, विडो रीमैरिज को स्टार्ट करने की बात करते हैं, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा जो मूवमेंट है वो आर्य समाज, जिसके हेड है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती उसमें क्या कहते हैं, बैक टू वेदा, हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, जो हमारा एंशियंट कल्चर है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला देखो उस टाइम ना तो चाइल्ड मैरिज थी, उस टाइम ना सती सिस्टम था, उस टाइम विडो रीमैरिज भी अलाउ थी, और वुमेन को अपना पार्टनर चूज करने का भी राइट था। तो इसलिए हमें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगले जो बंदे आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी जो है रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर मूवमेंट लॉन्च करते हैं, रामकृष्ण मिशन। और उस मूवमेंट का एक ही पर्पस है, ह्यूमन राइट, ह्यूमन बीइंग के जो राइट है उसको कैसे हम लोग एक तरीके से सेव करें। और वो हमेशा बोलते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि अगर आप दूसरे ह्यूमन की हेल्प करते हो बिना इस डिस्क्रिमिनेशन के कि उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, तो यही आपका सच्ची में रिलीजन है और यही आपका धर्म होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। उसके बाद हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देखी, जिसमें हमने देखा कि जो ज्यूज लोग, क्रिश्चियनिटी वाले लोग, यूरोप वाले लोग आते हैं, मैडम ब्लावत्स्की उसको एस्टेब्लिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। और फिर उसके बाद उसकी जो हेड है वो एक लेडीज बनती है, और लेडी वो बन के कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में और चीजें रिफॉर्म करना चाहती है कि भाई कैसे हमारे लोगों को फायदा हो और कैसे हम लोग और ज्यादा इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट को अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एनी बेसेंट आगे जाके भी हमारे नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करती है। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको एस्टेब्लिश करने में डिरेजियो एक पर्सन है जो प्रोफेसर है, और यूथ लोगों को साथ मिलकर एजुकेशन के थ्रू, डिबेट के थ्रू नेशनलिज्म मूवमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग लिख के, कुछ पोएम लिख के। उनका भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल हमारे मूवमेंट में रहा है। फिर उसके बाद हमने कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट देखे। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट को लीड करने वाले पर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद का मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्न एजुकेशन वो लोग अपनाएं। इसके लिए वो एक कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे पहले कहा जाता था अलीगढ़ एंग्लो यूनिवर्सिटी। ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा और एजुकेशन के साथ होंगे। लेकिन उनके खिलाफ एक देवबंद मूवमेंट स्टैब्लिश होता है, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम कल्चर पर फोकस करते हैं, ट्रेडिशनल मुस्लिम लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, और उनका रिलेशन कांग्रेस के साथ अच्छा होता है। और अहमदिया मूवमेंट, जो अगला रिफॉर्म मूवमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रिलीजन में एक और एक तरीके से क्लास है उसके लिए काम करते हैं, और जो बात करते हैं कि भाई जिहाद नहीं करना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी साथ में रहे। ये सारी चीजें इन लोगों ने की। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्म मूवमेंट थे। कल आप लोगों ने राजा राम मोहन राय जी के बारे में लिख लिया था, तो
अगला जो आप हेडिंग डालिए, जो जो लिख रहे थे उनके लिए, राजा राम मोहन राय जी के बाद अगला आपका हेडिंग होगा आर्य समाज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्य समाज, और उसके फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती। साइड में लिख लेना, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, in 1875 दयानंद सरस्वती established आर्य समाज in Bombay, and after some time headquarter shift to Lahore, and after some time headquarter shift to Lahore। ये कब शिफ्ट हुआ? 1878। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेना लाहौर के 1878। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, he focused on Veda, he focused on Veda and said in ancient time our society was more progressive, because no child marriage, comma, no sati system, comma, no gender discrimination, and right to education for women, also found, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, some important points which followed
by Arya Samaj, which followed by Arya Samaj were डैश लगा के लिखिए उसमें पॉइंट नंबर ए, all human being have right to study Veda, which give them wisdom, Point number second, God is most powerful. God is most powerful and Nirgun. Most powerful and Nirgun. जैसे ही निर्गुण आएगा तो इसका मतलब समझ जाना वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होगी। निर्गुण का मतलब ही होता है, कबीरदास जी भी बोलेंगे निर्गुण वाणी वाला हूं मैं, उसका मतलब वो भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। मुस्लिम रिलीजन भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, तो उसको भी हम कह सकते हैं निर्गुण। ऐसा ही आर्य समाज वाले बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पॉइंट नंबर सी, each person need to adopt truth in their life, and also do welfare for their society. अगला पॉइंट, they also launch Shuddhi movement. Which promote change in religious identity, and create communal conflict in our society. इनका जो ये था उसने थोड़ा बहुत कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट किया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
दयानंद सरस्वती was first Indian who promote Hindi language as their mother tongue. Who promote Hindi language as their mother tongue. Mother tongue. Next point. Hansraj and Lala Lajpat Rai. Hansraj and Lala Lajpat Rai establish Anglo-Vedic College. Establish Anglo-Vedic College where modern education was given. Where modern education was given. And other side, Lekhram, Munshi Ram found Gurukul for traditional education. For traditional education. ये सारे लोग आर्य समाज के फॉलोअर हैं और दयानंद सरस्वती के बाद ये भी कुछ ना कुछ चीजें करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आर्य समाज के बारे में हो गया। आर्य समाज। तो आज की क्लास यहीं तक थी। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।